हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कनाडा में भारी बवाल, खालिस्तान समर्थकों ने किया तिरंगे का अपमान, जिसके बाद भारत प्रेमी सड़कों पर उतरे दोस्तों और दिया मुंह तोड़ जवाब। बताएंगे कैसे दोस्तों, कैसे कनाडा में भारतीयों ने दिखाया भारत का प्रेम। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहाँ मुंबई में यूनाइटेड नेशन की बड़ी बैठक से पहले भारत ने चीन और पाकिस्तान को दिया है आतंकवाद पर बहुत बड़ी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा भारत ने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर रशिया यूक्रेन जंग के बीच दोस्तों रूस की एटमी ड्रिल हुई शुरू, यूक्रेन पर लगाया डर्टी बम के इस्तेमाल का बहुत बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे अब क्या है रशिया का अगला प्लान। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर क्या पति पत्नी दोनों को मिल सकता है किसान योजना का लाभ। दोस्तों बताएंगे इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब देंगे आपको दोस्तों, क्या है नया नियम किसान योजना को लेकर। दोस्तों तो हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह मानते हैं मोदी जी तो हर चीज संभव है दोस्तों, और इसी वजह से आज भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और नंबर 1 है। और आपको भारतीय सेनाओं पर गर्व है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर कनाडा में भारी बवाल, खालिस्तान समर्थकों ने किया तिरंगे का अपमान, तो गुस्सा है भारतीय समुदाय ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, कनाडा में टोरंटो के नजदीक ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थक व भारत माता के प्रेमी आमने सामने हो गए। जी हाँ दोस्तों, जहां खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से राष्ट्रवादी विचारधारा वाले समर्थक तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। खालिस्तान समर्थकों ने कार में तिरंगा झंडा लेकर जा रहे लोगों के हाथों से झंडा छीनकर उस झंडे का, तिरंगे का अपमान किया दोस्तों। और इस दौरान काफी तनाव की स्थिति भी बनी रही। आपको बता दें खालिस्तानी समर्थक कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में बंदी छोड़ दिवस की रात खालिस्तानी झंडे लेकर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। इतने में जब वहां रहने वाले भारत प्रेमियों को पता चला तो वो भी गाड़ियों में तिरंगे लेकर मौके पर पहुंचे। एक तरफ से खालिस्तान समर्थक नारे तो दूसरी तरफ से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत माता की जय के नारे लगने लगे। और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। खालिस्तानी समर्थकों ने कारों की खिड़कियों से तिरंगा फहरा रहे लोगों के हाथ से राष्ट्रीय ध्वज छीनकर जमीन पर फेंक दिया, पांव के नीचे कुचलकर भारतीय तिरंगे का अपमान किया। और इसके बाद भारत प्रेमी भी सामने आ गए दोस्तों। इस घटना के बाद कनाडा में भारतीय समुदाय के बीच खासा रोष देखने को मिला। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि टोरंटो में कुछ दिन पहले सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने रेफरेंडम में 2020 का आयोजन करवाया था। दावा किया था कि इसमें 1 लाख से अधिक मतदान हुआ है और इसके बाद से खालिस्तान समर्थक वहां पर उग्र हैं। तो उधर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी भी कनाडा सरकार के आगे अपनी आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं दोस्तों, और इसे जोरदार ढंग से उठा चुके हैं। इसके बाद भी भारतीय दूतावास ने कनाडा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें छात्रों को कनाडा में हेट क्राइम के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई थी दोस्तों, और ये भी कहा गया था कि कनाडा में हेट क्राइम अधिक हो रहा है, इसीलिए सभी छात्र अपने आप को भारतीय दूतावास के पोर्टल पर रजिस्टर जरूर करें। बंदी छोड़ दिवस पर हुई घटना की एक बार फिर दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। यानी कि दोस्तों अगर इस खबर की बात करें तो खालिस्तानियों की वजह से भारतीयों को भी परेशानी हो रही है दोस्तों। उसके बावजूद भी भारतीय समुदाय ने खासा जवाब दिया। ऐसे में हमें गर्व है, हम भारतीय है कहना कमेंट में बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और इन खालिस्तानियों को लेकर आपकी जो भी निजी विचार, निजी राय हो दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये खबर मालूम हो सके। जी हाँ दोस्तों, तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर मुंबई में यूनाइटेड नेशन की बड़ी बैठक से ठीक पहले भारत ने चीन पाकिस्तान को सुनाया खरी खोटी, आतंकवाद पर दे दी बड़ी नसीहत। बता दें इसी सप्ताह भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की बैठक होनी है, और इस बैठक में आतंक के लिए इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और ड्रोन को लेकर मुख्य रूप से चर्चाएं होगी। 28 अक्टूबर को मुंबई के ताज होटल में इस बैठक की अनौपचारिक शुरुआत हो जाएगी। बैठक के लिए इस जगह को खास मकसद से चुना गया है दोस्तों। दरअसल साल 2008 में पाकिस्तान के लश्कर आतंकियों ने इस होटल पर हमला किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। और इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूके विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली, घाना के विदेश मंत्री, यूएई के गृह मंत्री और अन्य देशों के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। ताज पैलेस में होने वाले समारोह में यूएनएससी के 15 वर्तमान सदस्यों के अलावा
अलावा आने वाले समय में शामिल होने वाले 5 देशों के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे और यहाँ 26/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुंबई में हुए इस आतंकी हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी। जी हाँ दोस्तों, मारे गए लोगों को याद करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी और अदामो भाषण देंगे। ऐसे में चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए मीटिंग से पहले यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद के बारे में कोई भी दोहरा मानदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। आतंकवाद में कोई भी अच्छा या बुरा आतंकी नहीं होता है, कुछ लोग अच्छा बुरा करके आतंकियों को बचाने में लगे रहते हैं। कंबोज का इशारा चीन और पाकिस्तान की तरफ था। आतंकियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए भारत के प्रस्ताव में 4 बार चीन टांग अड़ा चुका है, आप सभी को याद होगा दोस्तों। और जो हमारी खबरों को डेली देखते दोस्तों, वो इन चीजों से अवगत अवश्य ही होंगे। ऐसे में भारत द्वारा जवाब दिए गए चीन और पाकिस्तान का क्या आप समर्थन करेंगे, दिल से बताइएगा जरूर। और आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों आतंकवाद को लेकर, खास करके पाकिस्तान को दोस्तों बताइएगा अवश्य। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को बचाने में जुटे शहबाज शरीफ मदद की भीख मांगने जाएंगे चाइना। बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अगले सप्ताह चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया है कि चीन यात्रा के दौरान शरीफ रणनीतिक सहयोग साझेदारी की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। जी हां दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हाल ही में संपन्न ऐतिहासिक 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद शरीफ चीन का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता होंगे। 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सत्ता में अभूतपूर्व तरीके से 5 साल के तीसरे कार्यकाल की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, शरीफ की चीन यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब नकदी की तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान कर्ज के भुगतान और व्यापार घाटे को कम करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पर पेरिस क्लब देशों का संयुक्त रूप से लगभग 10.7 अरब अमेरिकी डॉलर का बकाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री शरीफ 1 और 2 नवंबर को चीन के दौरे पर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऐसे ही कर्म ही क्यों करने दोस्तों कि देश गर्त में चला जाए, उसके बाद भीख मांग करके देश को पोषने की कोशिश की जाए। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या नसीहत देना चाहेंगे शहबाज शरीफ को, आप लोग अवश्य बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को जिन्होंने तक लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को देखते देखते लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर भारत ने चीन से खूब मंगाए सामान, सिर्फ 9 महीने में व्यापार घाटा 75 बिलियन डॉलर के पार। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। चीन के सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी व्यापार आंकड़ों के मुताबिक 2022 के पहले 9 महीनों में व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। दोस्तों, इस दौरान भारत का व्यापार घाटा 75 अरब डॉलर से अधिक था और इस अवधि में कुल द्विपक्षीय व्यापार 103.63 अरब डॉलर तक चला गया, जो पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले 14.6% अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आंकड़ों में कहा गया है कि भारत को चीन का निर्यात 31% तक की वृद्धि के साथ 89.66 अरब डॉलर पर पहुंच गया। दूसरी ओर इन 9 महीनों में भारत का निर्यात 36.4% की गिरावट के साथ 13.97 अरब डॉलर रहा है। दोस्तों, इसके चलते कुल व्यापार घाटा 75.69 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी पिछले साल से इस साल को कंपेयर करें दोस्तों, तो पिछले साल भारत चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 125 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया था। पिछले साल भारत को चीन का निर्यात 46.2% बढ़कर 97.52 अरब डॉलर हो गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस साल पिछले साल से भी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है दोस्तों, यानी कि चीन के साथ भारत का व्यापार ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। ऐसे में जब गलवान पर झड़प हुआ था दोस्तों घाटी में, उसके बाद भारत ने हर तरीके से चाइना के साथ व्यापार खत्म करने की बात कही थी दोस्तों। और ऐसे में जैसे जैसे दिन पुराने होते जा रहे दोस्तों, चीन के साथ फिर से व्यापार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े वही बता रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि फिर से भारत सरकार को इस पर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए दोस्तों और मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत को पुशअप देना चाहिए, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने में काम करना चाहिए, ऐसी बात कमेंट में जरूर लिखिएगा आप लोग दोस्तों। और क्या वजह हो सकता है कि चीन के साथ फिर व्यापार भारत का बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां जंग के बीच रशिया की एटमी ड्रिल हुई शुरू, यूक्रेन पर लगाया डर्टी बम के इस्तेमाल का बहुत बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन से जारी जंग के बीच बुधवार को रशिया ने एटमी ड्रिल शुरू कर दी है और इस दौरान रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च कर दी है दोस्तों। इसका फुटेज भी सरकारी टीवी ने जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरे ड्रिल को कंट्रोल रूम से देखा। इसे जवाबी हमले की तैयारी माना जा रहा है। दोस्तों, रशिया सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन की लीडरशिप में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें लॉन्चिंग हुई। रशिया के पूर्वी हिस्से में मौजूद कामचातका में ये मिसाइल परीक्षण किए गए। दोस्तों, ये आर्कटिक सागर का क्षेत्र है। युद्धाभ्यास के दौरान रशिया के नए और हाईटेक Tu-95 एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए। क्रेमलिन का दावा है कि लॉन्च की गई ये सभी मिसाइलों ने टारगेट पर निशाना साधा। रशिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां ब्रिटेन के व्यापार विभाग के मंत्री ने भारत को बताया आर्थिक महाशक्ति। FTA को लेकर कह दी ये बात। बता दें, भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन के शीर्ष पद पर पहुंचने के साथ ही मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मंगलवार को ब्रिटेन के व्यापार विभाग के मंत्री ग्रेग हैंड्स ने कहा है कि ब्रिटेन ने भारत के साथ FTA के ज्यादातर हिस्से पूरे कर लिए हैं, लेकिन निष्पक्ष और पारस्परिक होने पर समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। और इसी बीच कांग्रेसी सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि ब्रिटेन के साथ नए व्यापार समझौते पर बातचीत करने में सरकार को सतर्क और सावधान रहना होगा। हमें दृढ़ रहना होगा और अपने हितों, खासकर IT प्रोफेशनल्स की रक्षा करनी होगी। हमारे कुशल श्रमिकों के अस्थायी स्थानांतरण को प्रवासी नहीं कहा जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां जो बाइडेन की फिसली जुबान ऋषि सुनक को बोल गए। रशीद सुनक सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक। बता दे, व्हाइट हाउस में आयोजित दिवाली रिसेप्शन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नवनियुक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नाम का गलत उच्चारण करने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार हो गई। सोमवार को स्वागत समारोह में जो बाइडेन ने ऋषि सुनक को यूके के पहले एशियाई प्रधानमंत्री बनने की उनकी अभूतपूर्व उपलब्धि पर बधाई दी और इसी दौरान वो इस तरह की चूक कर बैठे। जी हाँ, हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से भारतीय अमेरिकी दर्शकों के सामने सुनक के नाम का गलत उच्चारण किया। उन्होंने ऋषि के पहले नाम के अंत में एक डी जोड़ दिया और चिनूक हेलीकॉप्टर जैसा उनका उपनाम मिला दिया। जी हाँ, 79 वर्षीय जो बाइडेन ने कहा कि हमें खबर मिली है कि रशीद सुनक अब प्रधानमंत्री है। उनका वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जो बाइडेन जी को बयान देने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही पब्लिक स्पीच देना चाहिए, तो अपनी राय सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर रूस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की शिकायत। आखिर क्या है पूरा मामला, बता दें। 8 महीने से जारी जंग के बीच रशिया ने आशंका जताई है कि यूक्रेन रशिया के खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। ये बम विकिरण फैलाने वाले रेडियो एक्टिव तत्वों जैसे जहरीली परमाणु की मदद से बनाया जाता है। तो वहीं यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि रूस खुद के इस तरह के हमले पर पर्दा डालने के लिए यह आरोप यूक्रेन पर लगा रहा है। रूस के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि रूस चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूक्रेन द्वारा डर्टी बम के इस्तेमाल की आशंका को लेकर गंभीर हो। और इसी क्रम में रशिया के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भारत और चीन के रक्षा मंत्री से इस मुद्दे को लेकर बात की। इससे पहले सर्गेई शोइगु ने नाटो देशों के रक्षा मंत्री के सामने भी इस मुद्दे को उठाया। जी हां, भारत सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी भी देश को न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देश को जल्द से जल्द बातचीत और कूटनीति के रास्ते आना चाहिए। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां आतंकी हमले से दहल उठा ईरान का शिराज शहर। आतंकियों ने शिया अनुयायियों पर बरसाई गोलियां, 15 की मौत। जी हां दोस्तों, ईरान का शिराज शहर बुधवार को आतंकवादी हमले से दहल उठा। शहर के एक शिया तीर्थ स्थल पर कुछ बंदूकधारियों ने लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार देश के दक्षिणी शहर शिराज में शिया मुसलमानों के पवित्र स्थल पर भीषण हमले में बंदूकधारियों ने 15 लोगों की हत्या की। स्थानीय मीडिया के अनुसार हमले में 10 लोग घायल भी हुए हैं। घटना शिराज के शाह चेराग दरगाह में स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 5:45 पर हुई। दोस्तों, 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीसरे की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, गौरतलब है कि ईरान में सुन्नी चरमपंथी अतीत में अक्सर शिया मुसलमानों के पवित्र स्थलों को निशाना बनाते रहे हैं। एक स्थानीय समाचार एजेंसी ने कहा है कि हमलावर तकफीरी थे, जिन्होंने देश में जारी अशांति का लाभ उठाकर हमले को अंजाम दिया। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की ओर चले, जहां पर जयशंकर जी की यूएई के मिनिस्टर ने की जमकर तारीफ। कहा, मैं आपके मंत्री से बहुत प्रभावित हूं, मैं उनके भाषण हमेशा देखता हूं। जी हां
दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री उमर सुल्तान अल ओलामा ने दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक में एक सम्मेलन के दौरान जयशंकर की प्रशंसा की। वे वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उमर सुल्तान अल ओलामा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐतिहासिक रूप से दुनिया एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या त्रिध्रुवीय थी जहां आपको पक्ष चुनना था। मैं आपके विदेश मामलों के मंत्री से बहुत प्रभावित हूं। मैं उनके कुछ भाषण देखता हूं। संयुक्त अरब अमीरात और भारत दोनों के लिए एक बात बहुत स्पष्ट है, ये है वो बात कि हमें पक्ष चुनने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि अंत में भू राजनीतिक कुछ पार्टियों के सर्वोत्तम हित से निर्धारित होती है। आज देश को अपने सर्वोत्तम हितों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर यूएई भारत के साथ काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका के साथ काम नहीं कर सकता। हम तीनों एक साथ काम कर सकते हैं। I2U2 यानी भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका समूह इसका उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पुतिन के खास सपोर्टर ने यूक्रेन युद्ध को बताया जिहाद, कहा शैतानी ताकतों से लड़े मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अब तक 8 महीने से अधिक हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है। शुरुआती समय में महज कुछ दिनों का ही युद्ध मान रहे रशिया को यूक्रेन ने एक के बाद एक कई झटके दिए हैं। अब चेचन्या के कमांडर और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खास समर्थक रमजान कादिरोव ने युद्ध को जिहाद के रूप में बताया है। कादिरोव ने टेलीग्राम मैसेजिंग एप्लीकेशन पर एक वीडियो संदेश में कहा कि हमारा क्षेत्र जापोरिजिया नहीं है, खैरसान नहीं है, हमारा क्षेत्र ओडेसा, कीव, खारकीव है। हर क्षेत्र और समग्र रूप से यूक्रेन हमारा रूसी क्षेत्र है। इसके साथ ही रमजान ने रूसी मुसलमानों को राक्षसों और शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया है। जी हाँ दोस्तों, कादिरोव ने कहा दोस्तों कि मैं आपको अपने शब्द देता हूँ, हम हर दिन उन पर हमला करेंगे। हम इन शैतानों यानी इस्लाम में बुरी आत्माओं को शैतान कहा जाता है दोस्तों, उनको बंदी नहीं बनाएंगे, हम उन्हें जला देंगे, हम कहीं नहीं रुकेंगे। कादिरोव ने कहा मैं आज की स्थिति से बहुत असंतुष्ट हूँ, लेकिन जो लोग शीर्ष पर हैं वे मुझसे ज्यादा समझते हैं। कादिरोव ने धार्मिक शब्दों में अभियान चलाते हुए रशिया के उत्तरी काकेशस के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से अधिक लोगों को बुलाया और लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा है। उसने कहा ये एक महान जिहाद है जिसमें सभी को भाग लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कादिरोव के इस बयान को दोस्तों आप क्या समझना पसंद करेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या इन्होंने ये बयान जो दिया है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं एक तरीका का विवादित बयान ही है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोल दिया कुछ ऐसा, तिलमिला जाएगा रशिया। जी हाँ, और न्यूक्लियर अटैक पर दे दी खुली चेतावनी। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रशिया को यूक्रेन में परमाणु हथियारों यानी न्यूक्लियर अटैक का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि ये अत्यंत गंभीर गलती होगी। जो बाइडेन की ये खुली चेतावनी यकीनन रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, जो बाइडेन प्रशासन ने पहले कहा था कि रूस ने नोटिस दिया है कि उसका अपनी परमाणु क्षमताओं का नियमित अभ्यास करने का इरादा है। इससे पहले यूक्रेन की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रशिया के इस दावे को खारिज किया है कि कीव रेडियो धर्मी उपकरण तथा कथित डर्टी बम के जरिए उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआती खबरों में आपको बताया, बात करें एक और खबर की जहां पर केन्या में पाकिस्तानी पत्रकार की मौत टारगेट किलिंग है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने शहबाज सरकार को घेरने की है कोशिश। बता दें केन्या में पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की पुलिस की गोली लगने से मौत के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के अध्यक्ष और देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने केन्या में पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की मौत को टारगेट किलिंग बताया है। इमरान खान ने दावा किया है कि लोग इसे जो भी कहें ये टारगेट किलिंग ही है। इमरान खान ने कहा कि अरशद शरीफ की जान को खतरा था और हमने उन्हें जान के खतरे को देखते हुए देश छोड़ने की सलाह दी थी। उन्होंने दावा किया है कि अरशद शरीफ को लगातार धमकियां मिल रही थी जिसे नजरअंदाज किया जा रहा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पेशावर में वकीलों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरशद शरीफ को शहीद बताया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ उन्होंने और भी बहुत कुछ अरशद को लेकर कही है। दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें आपको जहां भारतीय छात्रों का युद्धग्रस्त यूक्रेन छोड़ने से इनकार, कहा पढ़ाई पूरी करेंगे या ताबूत में लौट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भारत अभी वापस नहीं आएंगे। जी हाँ, आपको बता दें रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच ही भारत से वहां दोबारा गए करीब 1500 छात्र अब वहां से लौटने को तैयार ही नहीं है। जी हाँ, हालांकि इन इलाकों को भारत सरकार ने यूक्रेन वापस जाने न जाने की सलाह दी थी। अब इन छात्रों का कहना है कि वे वहां से अब अपनी पढ़ाई पूरी करके ही लौटे, चाहे उन्हें ताबूतों में ही आना पड़े। रिपोर्ट में एक छात्र के हवाले से कहा गया है कि कुछ महीनों पहले ही तमाम मुश्किलों
वकीलों के बाद यहाँ आने के बाद हम अब वापस नहीं जाने वाले हैं। हम अपनी पढ़ाई पूरी करके ही भारत वापस जाएंगे, या अगर इस समय चल रहे युद्ध में मारे गए तो ताबूत में ही घर लौटेंगे। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि विनाश है काले विपरीत बुद्धि इन भारतीय छात्रों की होती नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि जान रहेगी तभी कोई पढ़ाई हो पाएगी दोस्तों। ऐसे में एक तरीके का जिद अड़ना ये शोभा नहीं देता है दोस्तों। इन सभी छात्रों को घर वापस आ जाना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग अपने इन भारतीय छात्रों से रिक्वेस्ट जरूर करिएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से, ताकि वो आपके कमेंट को पढ़े, उनको पता चले कि भारत से उनके भाई बहने उनको वापस बुला रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पर करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो, केजरीवाल के दांव पर बचा घमासान, बीजेपी कांग्रेस ने खोला मोर्चा। बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करेंसी पर धन की देवी लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी की फोटो लगाने की मांग कर दी है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से दिवाली के ठीक बाद केंद्र सरकार से की गई इस मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ ही विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी इसे लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अनिल विज ने ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार लक्ष्मी के पुजारी केजरीवाल के होंठों पर बात आ ही गई। अनिल विज ने कहा कि बहाना चाहे नोट पर तस्वीर छापने का हो, लेकिन हर काम करने से पहले लक्ष्मी आंखों के सामने ही रहेगी। उन्होंने भ्रष्टाचार के मसले पर केजरीवाल को घेरते हुए कहा है कि इसे कहते हैं भक्ति, केजरीवाल तेरी माया अपरंपार। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी IT सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके केजरीवाल को घेरा है। जी हाँ दोस्तों, अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा कि केजरीवाल ने हाल ही में फतवा जारी करके दिल्ली में पटाखे बैन किए थे। उन्होंने केजरीवाल को कट्टर हिंदू विरोधी बताया है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए कहा है कि वे हिंदू होने का नाटक कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे केजरीवाल को कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के चाय वाले की काट करना चाह रहे हैं खड़गे, इसीलिए खेल रहे हैं मजदूर कार्ड। जी हाँ, पहले ही भाषण में जमा दी पिच। जी हाँ, साल 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का ग्राफ दिनों दिन गिरता चला गया। पार्टी उसके बाद 2019 का भी लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से हार गई, जिसके बाद अब सिर्फ 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सरकारें बची हुई हैं। पिछले कई चुनावों में कांग्रेस की हार हो चुकी है दोस्तों, और बीजेपी की जीत में एक प्रमुख वजह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है। एक गरीब परिवार में जन्म लिया, जहां उनके पिता दामोदर दास मोदी जी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी ने कई चुनावी रैलियों में इसका जिक्र भी किया और कहा कि ये बीजेपी में ही संभव है कि कोई गरीब परिवार का बेटा प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन अब दोस्तों लगता है कि कांग्रेस को इसकी काट मिल गई है। दरअसल कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को एक ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में बीजेपी की नकल करके बीजेपी की चीजों का काट निकाल करके जीत हासिल करेगी, ऐसा होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने लगातार भाषण में मजदूर का बेटा बता रहे हैं अपने आप को। जी हाँ दोस्तों, और भावुक होते हुए भाषण दे रहे हैं दोस्तों, और इमोशनल कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं और मजदूर कार्ड भी खेलते नजर आ रहे हैं। समय क्या लगता है आपको, क्या मल्लिकार्जुन के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद दोस्तों क्या कांग्रेस में चढ़ाव आएगा दोस्तों, या फिर कांग्रेस अब पूरे तरीके से गायब होने वाली है भारत से? आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों, इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर क्या अब पति पत्नी दोनों को मिलेंगे 6,000 रुपए पीएम किसान योजना के? बता दें दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री किसान योजना के नया नियम क्या कह रहा है। बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सालाना 6,000 यानी 2,000 रुपए की 3 किस्त भेजती है। लेकिन अब तक इस योजना कई बदलाव हो चुके हैं, कभी आवेदन को लेकर तो कभी पात्रता को लेकर। योजना बनाने से लेकर अब तक कई नियम बदल चुके हैं। अब इस योजना में पति पत्नी दोनों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने की बात की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, क्या ऐसा वाकई में है दोस्तों, क्योंकि लाखों लोग ऐसा सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों सोशल मीडिया पर कि क्या अगर दोनों पति पत्नी गरीब है तो क्या उनको ये लाभ मिल सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान योजना के नियम के अनुसार पति पत्नी दोनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं दोस्तों। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए सरकार उससे रिकवरी अवश्य कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी, तब अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।